सभी क्लास में आ जाए। ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 6 बज गया है। सभी ऑनलाइन आ जाएं। सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं। लिंक शेयर हो गई है। जल्दी से आ जाएं। अपन शुरू करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि मौर्योत्तर काल ख़त्म कर लें। ठीक है। आवाज़ आ रही है कि नहीं, एक बार आके बस क्लियर कर दो कि आवाज़ आ रही है। उसके बाद अपन तुरंत शुरू करते हैं। ठीक है, एक बार बस क्लियर कर दो आवाज़ आ रही है या नहीं। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। मैसेज एक भी अभी तक नहीं आया है। ठीक है ना। चलो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको आवाज़ आ रही है क्लियरली। ठीक है, ऐसे एज्यूम करते हैं अपन कि आवाज़ आ रही है। छुट्टी के बाद आप लोग एकदम सुस्त हो जाते हो क्या, कि चलो छुट्टी तो हो गई, अब और छुट्टी मना लेते हैं एक दिन। चलो ठीक है ना। अभी तक क्लास हमने ये शुरू किया था, हमने ये देखा था कि हमने गुप्त काल पूरा ख़त्म कर लिया था। गुप्त काल के बाद हम सुदूर संगम काल में 3 राज्य जो थे कृष्णा नदी के उस तरफ पश्चिम तरफ, वहाँ पे 3 राज्य थे, चोल, चेर और पांड्या। हमने सबसे पहले पांड्या पढ़ लिया था, पांड्या के बाद चोल राज पढ़ लिया था, और चोल के बाद सबसे लास्ट में हमने चेर पढ़ा था। और हमने लास्ट में ये भी बता दिया था कि चेर जो था इन सभी में सबसे क्या था, प्राचीन था। क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि संगम काल में क्या हुआ, बहुत से साहित्यों की रचना की गई थी, जिसमें महाकाव्य था। 3 नाम थे, शुलप्पाधिकारम, मणि मेखलई, जीवक चिंतामणि, ऐसे करके याद आया सबको। ठीक है, तो ये था। दिव्या साहू, यस सर, आ रही आवाज़, ओके है ना। चलो सभी को गुड इवनिंग। तो आज ये है कि हमने ये देखा था कि तमिल जो था संगम काल, तो संगम की संज्ञा इसको किसने दी, इस चीज़ का प्रूफ हमारे पास अभी भी नहीं है। हमें ये भी नहीं पता कि संगम काल का नामकरण किसने संगम काल किया करके, लेकिन ये कहा जाता है कि ये संगम काल था। इसकी अधिवेशन कब होता था, इसका कब कहाँ पे बैठक होती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारियाँ नहीं मिलती है। लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि तमिल जो ग्रंथ की रचनाएं हुई थी इन्हीं संगम काल में की गई है, और उससे संबंधित 3 संगम का क्या हुआ था, आयोजन किया गया था। संगम मतलब 3 मीटिंग का आयोजन किया गया था। ठीक है, 3 संगम था, 3 मीटिंग का आयोजन किया गया था, है ना। तो सबसे पहला वाला संगम जो था ना, ये मदुरै में हुआ था। क्लियर है। ये संगम को आप थोड़ा सा याद रखना, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस ज़रा सा है, बस आपको जहन में रखना है। ठीक है। प्रथम वाला संगम जो है मदुरै में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। पहला वाला संगम मदुरै में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी, और उसमें कुल 549 लोगों ने, मतलब साहित्यकार ये वो सब मिला के लोगों ने क्या किया था, उस सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन इस समय कोई भी ग्रंथ की रचना इस संगम में नहीं की गई थी, प्रथम संगम में। क्लियर हो गया। चलो, द्वितीय संगम जो है इसकी अध्यक्षता 2 लोगों ने मिलकर की थी। एक तो थे अगस्त्य ऋषि और दूसरे थे ताल, एक बार आराम से देखना, तोलकाप्पियम, 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 अगस्त्य ऋषि और तोलकाप्पियम, इन दोनों ने संयुक्त रूप से क्या की थी, अध्यक्षता की थी। और इसमें केवल 49 लोग क्या हुए थे, सम्मेलन में भाग लिए थे। इसमें भी बहुत सारी रचनाएं नहीं हुई थी, केवल एक रचना का क्या किया गया था, यहाँ पे विमोचन, या बोल सकते हो यहाँ पे उसका क्या हुआ था, ये रचना कंप्लीट हुई थी, और वो थी तोलकाप्पियर, जो कि क्या है, एक व्याकरण शास्त्र की पुस्तक है। तोलकाप्पियम मतलब तोलकाप्पियर, तोलकाप्पियम जो है उन्हीं की रचना तोलकाप्पियर, तोलकाप्पियम जो है उन्हीं की रचना तोलकाप्पियर का क्या हुआ था, इसमें रचना की गई थी इस द्वितीय वाले संगम में। ठीक है। तृतीय संगम की अध्यक्षता मक्कीकर ने की थी, नाम याद रखना। तृतीय संगम की अध्यक्षता मक्कीकर, मक्कीकर उनका नाम है, मक्कीकर ने की थी। और इसमें भी कितने लोग सम्मिलित हुए थे, 49 लोग सम्मिलित हुए थे। और
यहाँ पे जितने भी तमिल ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी तमिल साहित्य मैक्सिमम जो है, इन सभी की रचना किसमें की गई थी? इस तृतीय संगम में। क्लियर है? कुछ भी याद करने लायक नहीं है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। प्रथम संगम मदुरै, अगस्त्य ऋषि, 549 लोग शामिल हुए, कोई रचना संकलित नहीं की गई। क्लियर है? कोई रचना संकलित नहीं की गई। द्वितीय वाले संगम जो था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अगस्त्य ऋषि ने किया था और तालकोपियम ने किया था। इसमें 49 लोग शामिल हुए थे, 49, और इस समय व्याकरण की पुस्तक तालकोपियर की ही रचना की गई थी। क्लियर हो गया? तृतीय वाले की क्या था? इसकी अध्यक्षता मक्कीकर ने की थी और इसमें भी 49 लोग सम्मिलित हुए थे और इसमें सभी तमिल ग्रंथ और ये सारी चीजें जो है इसकी रचनाएं यहीं पे हुई थी। क्लियर है? कुछ तमिल ग्रंथ हैं जिनके नाम आप सुन लो, आपको थोड़ा सा जहन में होना चाहिए, कभी एग्जाम में आए तो आप लगा लो करके। अहनानुरु, पुरनानुरु, पाजस्ट टट्टू और पुथु पाटू, ये सब रचनाओं के नाम है। तो ये सब क्या है? तमिल संगम से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है? अहनानुरु, पुरनानुरु, पजस्ट पुथु पाटू और राजस्ट पट्टू, ठीक है, तालकोपियम शास्त्र, ये सब नाम जो है आप बस जहन में रखना। ठीक है? ताकि आप पहचान जाओ कि ये तमिल साहित्य है या तमिल से संबंधित है। क्लियर हो गया? चलो, तो यहाँ पे हमारा संगम काल भी हम क्या करते हैं? विराम देते हैं। अब हम शुरू करते हैं हम गुप्तोत्तर काल। मतलब ऐसा था कि जब गुप्त काल खत्म हुआ था, गुप्त काल का ऐसा हुआ था, अंत हुआ था। तो ऐसा होता है ना कि जब कोई सा शासन, बड़ा सा प्रशासन खत्म होता है तो ऐसा नहीं होता है कि पूरा विध्वंस हो गया, बाढ़ आ गई, पूरा धस गया, वो सब चीज़ खत्म, ऐसे कुछ भी नहीं होता है। जो बड़ा सा राज्य रहता है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। मतलब जब प्रशासन की बागडोर ढीली हो जाती है, आराम से सुनना, प्रशासन की बागडोर ढीली हो जाती है, वैसे कंडीशन में क्या होता है, जो वहाँ का एक मतलब थोड़ा सा दबंग किस्म का इंसान है, वो उस राज्य को अलग करके अपना अलग बना लिया, ये दूसरा बंदा अपने आप को थोड़ा सा अलग करके अलग कर लिया, तो वो जो बड़ा सा प्रशासन है ना, वो छिन्न भिन्न होते जाता है। तो गुप्त साम्राज्य खत्म होने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था उसको हम बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। ठीक है? गुप्तोत्तर काल। क्लियर है सबको? तो गुप्त ऐसा नहीं था कि एकाएक खत्म हो गया, गुप्त खत्म हो गया, उसके बावजूद उससे संबंधित छोटे 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 राज्य रह गए, जिसको हम किस में पढ़ेंगे? गुप्तोत्तर काल में। जैसा हमने मौर्य के बाद मौर्योत्तर पढ़ा था, वैसे ही अब हम गुप्त के बाद गुप्तोत्तर पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है। गुप्तोत्तर काल में आपको 3 से 4 वंश पढ़ने हैं और वो लाइन से 2-2, 3-3, 3-3, 4-4 लाइन के हैं। बस एक पुष्यभूति वंश जो है उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पुष्यभूति वंश से क्वेश्चन आता है। क्लियर है यहाँ पे? आप ये मत घबराना कि हम ये चीज़ छोड़ दिए, वो चीज़ छोड़ दिए हैं। जितना पढ़ रहे हैं वो मोर देन इनफ है ना? याद रखना, प्राचीन भारत का मेंस में भी जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे सब बनेगा, और प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली बनेगा, बाहर से मैक्सिमम चांस है ना आए। 1-2 क्वेश्चन एक्सेप्शनल रहते हैं, हर बार नए देखने को मिलते हैं, तो उसका अपन गारंटी नहीं ले सकते। ठीक है? यहां तक सबको हो गया? चलो अब हेडिंग डाल लो आप, गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल को मैं 2 मिनट बोर्ड में लिख रहा हूं, बोलते हुए आप भी साथ में लिखना। फिर जब मैं समझाऊंगा तो मैम साइन लैंग्वेज में आपको क्या करेंगी, उनको कन्वर्ट करके समझा देंगी। ठीक है? चलो आप हेडिंग डाल लो, गुप्तोत्तर काल। नहीं, ठीक है, ठीक है। गुप्तोत्तर काल, हेडिंग डाल लो, गुप्तोत्तर काल। सभी लोग गुप्तोत्तर काल को कोशिश करना है कि आज खत्म हो जाए, है ना? इसको ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी 600 से 1200 ईसा पूर्व में लाइन से प्रतिहार वंश, पाल वंश, कश्मीर के ये वंश, लाइन से बहुत से वंश बचे हैं, है ना? उसको भी अपन 2 लेक्चर में ख़त्म करेंगे और वो मोर देन इनाफ रहेगा। गुप्तोत्तर काल। अभी मैं जो लाइन से लिखाते जा रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ लिखते जाओ। मैं जो बोल रहा हूं, मैं इसकी कहानी को लाइन से समझाऊंगा तुरंत लिखाने के बाद, क्योंकि बहुत से बच्चे बोर्ड देख के लिख रहे हैं ना, उनके हिसाब से चलते हैं, सबके हिसाब से। चलो सबसे पहले हेडिंग डालो, गुप्तोत्तर वंश। गुप्तोत्तर काल में सबसे पहला वंश आएगा मैत्रक वंश। मैत्रक वंश, मैत्रक वंश, मैत्रक वंश, मैत्रक वंश।
मित्र लिखते हैं ना, वैसे ही वाला मैत्रक वंश, इनकी राजधानी क्या थी? वल्लभी। इनकी राजधानी क्या थी? वल्लभी। आराम से लिखते चलो, टेंशन मत लो, मैं समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो मैत्रक वंश, इनकी राजधानी थी वल्लभी। ठीक है, ठीक है, आराम से, है ना। यह माना जाता है कि इस वंश का संस्थापक भट्टारक था। अब कौन सा वाला भट्टारक, इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, केवल भट्टारक लिखो। यह माना जाता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था? भट्टारक था। संस्थापक कौन था? भट्टारक था। भट्टारक था, ठीक है। आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा है कि अश्वपति भट्टारक, ये भट्टारक, वो भट्टारक, कुछ भी नहीं, केवल ये कह दिया गया है कि मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था? भट्टारक था। एक चीज फिर से मैं बोलूंगा, मोस्टली मौर्योत्तर काल और गुप्तोत्तर काल ना आपको इंटरनेट में भी चीजें बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, तो इसको ना एज इट इज नोट करते हुए चलना। क्लियर है? चलो, लोग आपको मौर्य और गुप्त पढ़ा देते हैं, मौर्योत्तर की चीजें आपको थोड़ी सी नहीं मिलती है। क्लियर है? चलो लिखो, पहला पॉइंट लिख लिया, इस वंश का संस्थापक भट्टारक था। ठीक है, चलो अब लाइन से आपको 4 राजाओं के नाम लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 4 राजाओं के नाम आपको अभी इसी वक्त याद होगा, क्योंकि राजा कौन कौन से आएंगे? ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन तीसरे नंबर का और ध्रुवसेन चौथे नंबर का। तो मतलब एक ही राजा है, नाम क्या है? ध्रुवसेन, और उन्हीं का 1 2 3 4 पार्ट आते जाएगा। तो राजाओं के नाम इस वंश के आपको याद हो गए। पहला भट्टारक संस्थापक था, उसके बाद लाइन से 4 कौन आएंगे? ध्रुवसेन, ध्रुवसेन 1, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन तृतीय और चतुर्थ। क्लियर है? तो पहला संस्थापक कौन था? भट्टारक। दूसरे राजा का नाम क्या था? ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन प्रथम। तीसरे वाले का नाम क्या था? ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन द्वितीय मतलब दूसरे नंबर का। चौथे वाले का राजा का नाम क्या था? ध्रुवसेन तृतीय। और लास्ट वाले राजा का नाम क्या था? ध्रुवसेन चतुर्थ, ध्रुवसेन चतुर्थ। मैं नंबर डाल के लिख दिया हूं 1 2 3 4, आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ लिखना है ना। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब इसके अंदर लिखो, ये जो ध्रुवसेन प्रथम था, ये क्या था? ये जो भट्टारक है ना, इनका क्या था? उत्तराधिकारी था। मतलब भट्टारक जब मरने वाले थे, या भट्टारक क्या किए थे, उन्होंने पहले से ही बोल दिया था, ये मेरा पुत्र ध्रुवसेन प्रथम जो है मैत्रक वंश का क्या बनेगा? वंशज जो है आगे चलाते हुए शासक बनेगा। क्लियर है? तो ये ध्रुवसेन वही वाला है। तो इसके अंदर में हमें क्या लिखना है कि भट्टारक का क्या था? ये उत्तराधिकारी था। क्लियर है? संस्थापक कौन थे? भट्टारक। और भट्टारक का उत्तराधिकारी कौन था? ध्रुवसेन। तो ये क्या हो गया? उत्तराधिकारी था इनका। और एक और याद रखना, इसने मात्र सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसने मात्र सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसने मात्र सेनापति की उपाधि धारण की। इसने मात्र सेनापति की उपाधि धारण की, धारण की। इसने मात्र सेनापति की उपाधि क्या की? धारण की। ये हो गया ध्रुवसेन प्रथम। ठीक है, क्लियर है? अब तुरंत आ जाओ ध्रुवसेन द्वितीय में। अब ये याद रखना, ध्रुवसेन द्वितीय ये कौन सा वाला है, इसको ध्यान रखना। ये हर्षवर्धन का समकालीन था। ध्रुवसेन द्वितीय जो है हर्षवर्धन का क्या था? समकालीन था। वर्धन का समकालीन था, समकालीन था। हर्षवर्धन अभी आएंगे, और हर्षवर्धन को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, हर्षवर्धन वाला पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? ठीक है, हो गया? चलो तीसरा लिखो, ध्रुवसेन तृतीय। इसके समय में एक ही चीज याद रखना है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था ना, वो आया था। बस चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वल्लभी की यात्रा की। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वल्लभी की यात्रा की, वल्लभी की यात्रा की।
और लास्ट वाला लिख लो ध्रुवसेन चतुर्थ। ध्रुवसेन चतुर्थ, इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की थी, जैसे परम भट्टारक, तो महेश्वर, तो चक्रवर्ती, तो ये वो सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें केवल और केवल एक इंपॉर्टेंट चीज जो है इसके बारे में बस ये लिखना है कि भट्टी 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 भट्टी, ये चूल्हे वाली भट्टी नहीं, ये एक नाम है और ये एक बहुत ही क्या है, विख्यात साहित्यकार हैं भट्टी। इनकी रचनाएं मैं आपको लाइन से लिखवाऊंगा। भट्टी जो है ध्रुवसेन द्वितीय के दरबार के क्या थे, शोभा थे। दरबार के क्या थे, शोभा थे। और यही माना जाता है कि ध्रुवसेन जो चतुर्थ था वो इस वंश का क्या था, अंतिम शासक था। इस वंश का अंतिम शासक था और यहीं से क्या होता है, इस मैत्रक वंश का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। क्लियर है? घबराना नहीं कि थोड़ा सा ये अचानक में कैसे छोटा सा वंश शुरू हुआ और खत्म हो गया। एक और वंश लिखा रहा हूं, समझाऊंगा दोनों को साथ में। मौखरी वंश, मौखरी वंश, मौखरी, माँ में औ की मात्रा मौ, ख और री, मौखरी वंश लिखो। एक साथ दोनों को समझाऊंगा। मौखरी वंश, मौखरी वंश लिखो, मौखरी वंश लिखो, दूसरा करके मौखरी वंश लिखो। क्लियर है? ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी, बिहार वाला एरिया, मतलब गया। इनकी राजधानी गया थी, मतलब कौन सा वाला एरिया, बिहार वाला एरिया। और इसके संस्थापक का नाम क्या था, मुखर। मुखर बोलते ना, मुखर जाना, तो ये मुखर जो थे इस वंश के क्या थे, संस्थापक थे। क्लियर है? मुखर जो थे इस वंश के क्या थे, संस्थापक थे। मौखरी वंश इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसके संस्थापक का नाम क्या था, मुखर था। और ऐसा माना जाता है कि ये कौन थे, ये लोग गुप्तों के सामंत थे। गुप्तों के क्या थे, सामंत थे। मौखरी वंश वाले क्या थे, गुप्तों के क्या थे, सामंत थे। क्लियर है? गुप्तों के सामंत थे। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें ना यहाँ पे आपको 3 राजाओं के नाम मिलेगा। तो पहले वाले का तो बस आप नाम लिख लो, ईशान वर्मा। ईशान वर्मा, पहले वाले जो राजा इसके अंदर होंगे उनका नाम था ईशान वर्मा। ठीक है, ईशान वर्मा। ठीक है। ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। और जब लाइन से हम उधर जाएंगे 600 से 1200 ईस्वी में, तो हम देखेंगे कि इनका किसी के साथ युद्ध भी हुआ था। बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं देना है हमको कि हम इसको पूरा डिटेल में लिखें, इसलिए इनको बस यहाँ पे खत्म करो। आपको बस नाम याद होना चाहिए कि मुखर के बाद फिर ईशान वर्मा आते हैं। ईशान वर्मा के बाद आते हैं सर्ववर्मन। सर्ववर्मन, 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 नाम याद रखना, सर्ववर्मन। दो लोगों का नाम याद रखना इस वंश में, एक सर्ववर्मन और दूसरा गृहवर्मन। ठीक है। अब एक अभिलेख है हरहा। हरहा का अभिलेख, इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि सर्ववर्मन ने पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के साथ मिलकर, याद रखना एक बार आराम से लिखो, सर्ववर्मन, सर्ववर्मन में लिखो, हरहा के अभिलेख से ज्ञात होता है कि पुष्यभूति के साथ मिलकर इसने क्या किया था, संयुक्त रूप से क्या किया था, हूणों को पराजित किया था। संयुक्त रूप से हूणों को क्या किया था, पराजित किया था। हूणों का आक्रमण कहां पे शुरू हो गया था, गुप्त काल में शुरू हुआ था। और गुप्तों का पतन का एक कारण भी क्या रहा है, हूणों का आक्रमण रहा है। ठीक है, गुप्तों के पतन का एक कारण भी क्या रहा है, हूणों का आक्रमण रहा है। तो ये सर्ववर्मा जो रहता है, एक हरहा का अभिलेख मिला है, उस अभिलेख के अनुसार ये पुष्यभूति के साथ मिलकर क्या करता है, पुष्यभूति के साथ मिलकर संयुक्त रूप से हूणों को क्या करता है, खदेड़ देता है और फिर फाइनली उनका क्या करता है, अंत करता है। क्लियर है? लास्ट लिखो गृहवर्मन। गृहवर्मन, गृहवर्मन, गृहवर्मन की कहानी आगे पुष्यभूति वंश में हमको पढ़ने को मिलेगी। बस यहां पे लिख लो गृहवर्मन। गृहवर्मन याद रखना, ये क्या रहता है, मौखरी वंश का अंतिम शासक रहता है। मौखरी वंश का क्या रहता है, अंतिम शासक रहता है। इसकी कहानी अभी मैं अब बताऊंगा। क्लियर है? मौखरी वंश का अंतिम शासक रहता है। इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको भी लिख लेते हैं, बस खत्म है ना। चलो अब समझने वाले पार्ट में आ जाते हैं वापस से।
इन दोनों वंश को समझ लो, उसके बाद हम पुष्यभूति वंश शुरू करेंगे। ठीक है, इन दोनों को समझ लो फिर पुष्यभूति वंश शुरू करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये लिखाया गुप्तोत्तर काल में, सबसे पहले मैंने लिखाया मैत्रक वंश, मैत्रक वंश। क्लियर है? अब क्या था, जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, हूणों का आक्रमण, रेशम मार्ग में बार बार आक्रमण, और फिर धीरे धीरे उनकी साम्राज्य सत्ता का धीरे धीरे क्या टूटना, तो उसी टूटे हुए पार्ट में क्या हुआ था, गुप्तोत्तर काल्य का प्रारंभ हुआ था और ये छोटे छोटे शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए थे। तो उनमें से ये थे, क्या था, मैत्रक वंश। तो इस वंश का संस्थापक कौन था, आपको याद होना चाहिए, भट्टारक। भट्टारक इस वंश का संस्थापक था। उसके बाद लाइन से 4 राजा आएंगे, भट्टारक के बाद लाइन से 4 राजा आएंगे और चारों का नाम क्या रहेगा, ध्रुवसेन। ध्रुवसेन प्रथम, ध्रुवसेन द्वितीय, ध्रुवसेन तृतीय और ध्रुवसेन चतुर्थ। क्लियर है सबको? अब प्रथम वाले ध्रुवसेन में बस ये याद रखना है कि ये भट्टारक का क्या था, उत्तराधिकारी था और इसने मात्र सेनापति की उपाधि धारण की थी। ध्रुवसेन फर्स्ट खत्म हो गया। क्लियर है? ध्रुवसेन फर्स्ट याद हो गया और खत्म हो गया। ठीक है, ध्रुवसेन फर्स्ट मात्र सेनापति की उपाधि धारण की थी, खत्म। इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ध्रुवसेन सेकंड, इसमें बस ये लिखना है कि ये हर्षवर्धन का समकालीन था, ये भी खत्म हो गया। ध्रुवसेन तृतीय में आपको यह लिखना है कि इसके टाइम में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो यहाँ की यात्रा करता है, वल्लभी की। ठीक है, बस इतना ही लिखना था। और फिर लास्ट में आ जाओ ध्रुवसेन 4, लास्ट में आ जाओ ध्रुवसेन 4। ध्रुवसेन 4 में आपको ये लिखना है कि ये इस वंश का अंतिम शासक था, ये इस वंश का अंतिम शासक था, तथा इसके दरबार में एक बहुत ही मंझे हुए साहित्यकार थे जिनका नाम था भट्टी थे। क्लियर है? साइन लैंग्वेज वाले अगर पीछे छूट गए हो तो बताना, मैम एक बार फिर से रिवाइज करवा देंगे। ध्रुवसेन 4th में लिखना है कि ये अंतिम शासक थे और इनके दरबार के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे जिनका नाम था भट्टी। क्लियर है? भट्टी, भट्टी की रचनाएं याद रखना, मैं आपको लाइन से लिखवाऊंगा। अच्छा हाँ, आज एक और चीज़ मैं क्लास के लास्ट के 5 मिनट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को मेरी 2 क्लास और हिस्ट्री की रहेगी जिसमें ये प्राचीन भारत पूरा खत्म हो जाएगा। तो प्राचीन भारत के बाद एक तो मुझे मैसेज आया था पीताम्बर का कि हिंदी में पढ़ाना सर, हिंदी लैंग्वेज पढ़ाना। हिंदी लैंग्वेज के अलावा अगर आप लोग कुछ बोलोगे मैथ्स वगैरह तो वो भी, तो मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी के 2 चैप्टर करा के मैथ्स का 1 चैप्टर पढ़ाऊं, उसके बाद फिर से जीएस में आ जाऊं। तो आप बताना क्या करना है, ठीक है? इसको अभी मैं आप लोगों के ऊपर पेंडिंग में डाल दे रहा हूं। चलो, यहां तक क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चलो अब हम तुरंत आते हैं अगले वाले वंश में जिसका नाम है मौखरी वंश। मौखरी वंश मतलब क्या था कि गुप्त काल जो छोटे छोटे पार्ट में टूटा, तो जो वल्लभी के पास वाला एरिया था वहां पे मैत्रक वंश ने अपनी स्थापना की। जो बिहार के पास वाला इधर वाला एरिया था, गया के पास वाला एरिया, वहां पे एक नए वंश का उदय हुआ था जिसका नाम था मौखरी वंश। मौखरी वंश एक्चुअली क्या था, ये गुप्तों के सामंत ही थे, लेकिन जब गुप्तों की सत्ता क्या होते गई, कमजोर होते गई ना, तो इन्होंने स्वयं को शासक घोषित कर लिया। क्लियर है? ये गुप्तों के अधीन ही थे, मतलब गुप्त सत्ता जो चल रही थी ना, ये उनके अधीन ही थे। लेकिन जब गुप्त राज्य का पतन होना शुरू हुआ, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ते गए, तो उन्हीं के सामंत मौखरी वंश की उन्होंने क्या कर ली, स्थापना कर ली। ठीक है, उनका नाम था मुखर। मुखर मुखर मुखर, इसीलिए हम इस वंश का नाम क्या रख दिए, मौखरी वंश। क्लियर है? इनकी राजधानी कहाँ थी, अभी मैंने बताया गया, यानी कि बिहार वाला एरिया। इनकी राजधानी कहाँ पे थी, गया, मतलब बिहार वाले एरिया। अब इसमें ना आपको केवल 3 राजाओं के नाम याद रखना, उसमें से भी नीचे के 2 लोगों के इंपॉर्टेंट है, वर्मा वर्मन वर्मन। बस वर्मा वर्मन वर्मन याद कैसे करोगे, ईशान वर्मा। ठीक है, सबसे ईशान ईशान वर्मा, उसके बाद वर्मन वर्मन मतलब सर्ववर्मन और गृहवर्मन। ईशान वर्मा, सर्ववर्मन और गृहवर्मन। ईशान वर्मा, सर्ववर्मन और गृहवर्मन। अब ये जो सर्ववर्मन है ना, सर्ववर्मन जो है ना, एक हरहा का अभिलेख मिला है। उस हरहा के अभिलेख के अनुसार हमको ये पता चलता है कि पुष्यभूति एक राजा है, पुष्यभूति, उनके साथ ये सर्ववर्मन मिलके क्या करते हैं, हूणों को परमानेंटली यहाँ से क्या करते हैं, भगा देते हैं। क्लियर है? हूणों को
परमानेंटली उनके आक्रमण को दबाते हैं, जो छोटे मोटे घुसपैठ लड़ाई झगड़े ये सब होते रहते हैं ना, उनका प्रॉपर अंत ये दोनों मिलके करते हैं, ये सर्ववर्मन और पुष्यभूति। क्लियर है? पुष्यभूति नया नाम है, कंफ्यूज मत होना, ये पुष्यभूति वंश जस्ट अगला वाला है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सब समकालीन थे एक दूसरे के। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो ये हरहा के अभिलेख से पता चलता है कि सर्ववर्मन और पुष्यभूति ने मिलकर क्या किया था, हूणों की सेना को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ के फेंका था, और बाकी लोग जो यहाँ रह गए वो बाकायदा आम इंसान नागरिक बन के क्या करे, जीवन यापन करने लग गए। लेकिन जो छुटपुट लड़ाई झगड़े आक्रमण ये सब थे, उनसे क्या हुआ, इन्होंने छुटकारा दिलाया। क्लियर है? और लास्ट में है गृहवर्मन। गृहवर्मन, गृहवर्मन, और ये इस वंश के मौखरी वंश के अंतिम शासक थे। क्लियर है? गृहवर्मन मौखरी वंश के अंतिम शासक थे। अब यहां से स्टोरी थोड़ी सी लेंदी होती है, थोड़ी सी एक दूसरे से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी मैं सिर्फ स्टोरी बता दे रहा हूं, फिर मैं पुष्यभूति वंश में इसको लिखा दूंगा। होता क्या है, ये जो गृहवर्मन है ना, ये लास्ट वाले गृहवर्मन है, जो मैं अभी पुष्यभूति की बात कर रहा था ना, पुष्यभूति वंश में चौथे नंबर के एक राजा होते हैं प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर नाम के एक राजा होते हैं, उनके 3 बेटे रहते हैं, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन और एक और नाम रहता है, और एक बिटिया रहती है, उसका नाम रहता है राजश्री। ठीक है, ये इनके बच्चे रहते हैं। अब ये क्या करते हैं, कहानी नहीं समझ में आएगी तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुरंत शुरू कर दिया हूं। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, यहां तक के सबको समझ में आया ना? इसके आगे फिर मैं कहानी को कोरिलेट करूं। गृहवर्मन अंतिम शासक थे, यहां तक सबको समझ में आया ना? एक बार थम्स अप या डॉट डॉट करके लिख दो, अगर पूरा लिखते नहीं बने तो डॉट डॉट करके एक आप इंटर मार दो, मेरे को समझ में आ जाएगा यहां तक समझ में आ गया। क्लियर है? चलो अब कहानी को कोरिलेट करना। तो ये सर्ववर्मन इस वंश के अंतिम शासक हुए। अब आगे आएगा एक पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति ही रहेंगे। उनके चौथे नंबर के राजा होंगे प्रभाकर, और उनके 3 लड़के और एक लड़की होगी, और उस लड़की का नाम रहेगा राजश्री, और उस राजश्री नाम की लड़की की शादी होगी गृहवर्मन से। ठीक है, पुष्यभूति वंश का मौखरी वंश से संबंध बता रहा हूं। तो जो पुष्यभूति वंश की एक लड़की रहेगी राजश्री नाम की, उसकी शादी होगी ये गृहवर्मन से। गृहवर्मन से उसकी शादी होगी राजश्री की। अब क्या होगा, एक गौड़ का शासक है, गौड़ एक इलाका है, और याद रखना इस शासक का नाम आपको 3 से 4 बार देखने को मिलेगा, और बहुत सारे एग्जाम में इस शासक के नाम से क्वेश्चन आए हैं, जिसका नाम है शशांक। शशांक, एक नया कैरेक्टर की एंट्री होगी जिसका नाम है शशांक। ठीक है, एक नया कैरेक्टर अभी इंट्रोड्यूस होगा। तो शशांक नाम का जो शासक था ना, वो क्या था, हुड़दंग किस्म का था। ठीक है, वो हर किसी से बैरी ले लेता था, हर किसी को मारते, लड़ते, झगड़ते, आक्रमण करते, वो एक अलग ही चंचल किस्म का था। क्लियर है? तो वो क्या करता है, ये जो गृहवर्मन है ना, वो अपने रास्ते से आते आते क्या करता है, गृहवर्मन को मार डालता, शशांक नाम कर। ठीक है, शशांक क्या करता है, गृहवर्मन को मार देता है। अब गृहवर्मन को मारता है तो क्या होती है, जो राजश्री रहती है वो विधवा हो जाती है। और राजश्री कौन से वंश की बेटी थी, पुष्यभूति वंश की। तो जब वो विधवा होती है तो उसके साथ ही ये मौखरी वंश का अंत होता है, और वो वंश किस में मिल जाता है, पुष्यभूति वंश में। क्लियर हुआ, ये मौखरी वंश कहाँ चले जाएगा, सबको क्लियर है ना, ये मौखरी वंश कैसे चले जाएगा, हर्ष वाले में। हाँ, तो यहाँ पे ये मौखरी वंश चले जाएगा किसमें, पुष्यभूति वंश में। सबको क्लियर है? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सबको क्लियर है। पीतांबर, द्रौपदी, एक बार मैसेज डाल दियो। ठीक है, तो ये मौखरी वंश का यहाँ पे क्या होता है, गृहवर्मन के साथ ही अंत हो जाता है। अब मौखरी वंश के बाद एक और आता है उत्तरगुप्त वंश। ठीक है, उत्तरगुप्त वंश। उत्तरगुप्त वंश में आपको कुछ भी मत लिखो, उसका ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आ रहा है, तो उत्तरगुप्त वंश को आप छोड़ दो, यहाँ पे सीधा आ जाओ आप पुष्यभूति वंश में। अब मैं पुष्यभूति वंश को लाइन से लिखा रहा हूं, जो कहानियां कोरिलेट होंगी, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, आपको उसको समझा दूंगा। और ये बहुत बड़ा वंश है, पुष्यभूति के बाद ही हमारा ये क्या होगा, गुप्तोत्तर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है, यहां तक कि स्टोरी कोरिलेट नहीं कर पाए हो, तो एक बार बता दो, रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? चलो
ठीक है, ऐसा एज्यूम करते हैं कि सबको समझ में आ गया। तो अब हम अगला लिखते हैं सीधा पुष्यभूति वंश। तो मैं अभी बोल भी रहा हूं और बोर्ड में लिखाते भी जा रहा हूं की पॉइंट्स को, फिर जब मैं समझाऊंगा तो साइन लैंग्वेज में मैम क्या है उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चलो सभी बोर्ड की तरफ देख के लिखते जाओ, मैं कीवर्ड्स लिखा रहा हूं। मैं बीच का एक छोटा सा वंश था उत्तर गुप्त वंश, जिसमें 3-4 राजा हैं, छोटी छोटे से पॉइंट्स था, उसको छुड़वा दिया हूं, जो मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई बोलता है कि सर करवा दो तो मैं उसको भी करवा दूंगा। तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप मैसेज कर दो, ठीक है? नहीं तो मैं सीधा पुष्यभूति वंश पे आ जाता हूं। ठीक है, चलो सभी आ जाओ वापस। मैं देख रहा हूं, ठीक है, अच्छी स्ट्रेंथ है, आवाज आ रही है सबको, चलो बढ़िया है। ये एज्यूम कर रहे हैं हम कि सबको समझ में आ गया है ना। तो हम सीधा लिख रहे हैं पुष्यभूति वंश। क्लियर है सबको? पुष्यभूति वंश है ना, किसी का मैसेज नहीं आया, देख लिए हैं आप भी। हेडिंग डाल लो पुष्यभूति वंश। और पुष्यभूति वंश का मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूं एक एक चीज याद रखना। थानेश्वर नाम, थानेश्वर करके एक स्थान का नाम लिखाऊंगा, उसको भी आप लिखना, क्योंकि वो सिर्फ स्थान का नाम ही पूछ चुका है कि पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी। और ये वाले इधर से क्वेश्चन आपको आएंगे, गुप्तोत्तर के पूरे का पता नहीं, लेकिन इधर के क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली आएंगे। द्रौपदी का मैसेज आया है, गुड इवनिंग सर, करवा दीजिए। ओके, द्रौपदी में कंटिन्यू जल्दी से लिखवा रहा हूं, आप लोग लिखते जाओ, है ना, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उत्तरगुप्त जो मैं छोड़ा था, बट आप एक बार मैसेज किए हो तो मैं डेफिनेटली उसको जल्दी से लिखवा दे रहा हूं। तो पहला वाला वंश हमारा हो गया मैत्रक वंश, दूसरा वाला हमारा वंश हो गया मौखरी वंश। गुप्तोत्तर काल में हम ऑलरेडी आ चुके हैं। पहला वाला मैत्रक वंश, दूसरा वाला मौखरी वंश, अब तीसरा वाला लिख लो उत्तर गुप्त वंश। उसके तुरंत बाद हम चल देंगे पुष्यभूति में। ठीक है, उत्तर गुप्त वंश लिख लो, तीसरा लिख लो उत्तर गुप्त वंश। उत्तर गुप्त वंश हेडिंग डाल लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 पॉइंट्स जो है की पॉइंट्स आप लिख लो, ताकि आपके कॉपी में रहे, ये ना रहे कि बीच का एक चीज छूटा है। क्लियर है? चलो सबसे पहले लिखो उत्तर गुप्त वंश। इसके संस्थापक का नाम क्या था? कृष्णगुप्त। उत्तर गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश, उत्तर गुप्त वंश हेडिंग डालो। ये हमारा तीसरा वंश है ना, याद रखना, पहला मैत्रक था, दूसरा मौखरी था और तीसरा क्या है? उत्तर गुप्त वंश। क्लियर है? इसमें सबसे पहले लिख लो, इसके संस्थापक का नाम था कृष्णगुप्त। संस्थापक का नाम क्या था? कृष्णगुप्त। संस्थापक का नाम था कृष्णगुप्त। ठीक है, संस्थापक का नाम था कृष्णगुप्त। अब क्योंकि ये उत्तर गुप्त वंश है तो यहां पे आपको सरनेम में सबके गुप्त गुप्त दिखेगा, कंफ्यूज मत होना, है ना। ये गुप्त काल खत्म हो गया, ये उत्तर गुप्त के राजा लोग हैं। ठीक है, चलो इसमें एक लिख लो, लाइन से कई सारे नाम है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। एक लिख लो दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। ये दामोदर गुप्त क्या था? सर्ववर्मन का समकालीन था, सर्ववर्मन का समकालीन था, और क्या था? उनका प्रतिद्वंद्वी भी था। समकालीन था और उनसे उनका प्रतिद्वंद्वी भी था, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या थे? प्रतिद्वंद्वी भी थे। दोनों एक दूसरे के क्या थे? प्रतिद्वंद्वी थे। क्लियर है? तीसरा लिखो, उत्तर गुप्त वंश ही चल रहा है हमारा, है ना, बस मेन मेन की पॉइंट्स लिखा रहा हूं, है ना। सबसे पहले संस्थापक का नाम था कृष्णगुप्त। दामोदर गुप्त जो थे वो सर्ववर्मन के क्या थे? समकालीन थे, और उन दोनों का आपस में नहीं बढ़ता था, मतलब क्या होता था? इनके बीच में लगातार प्रतिद्वंद्व रहता ही था। क्लियर है? उसके बाद लिख लो आदित्य सेन। आदित्य सेन, इसी में क्या आएगा? अगले राजे का नाम है आदित्य सेन। इनके बीच में एक और दो है लेकिन कोई मतलब नहीं।
आदित्य सेन, कोई भी ऑफलाइन मत होना क्योंकि पुष्यभूति वंश जस्ट 1 मिनट 2 मिनट बाद शुरू होगा और उसमें से क्वेश्चन मैक्सिमम चांस रहते हैं आने के, है ना। चलो ठीक है, आदित्य सेन लिख लिए। ये क्या थे? आदित्य सेन जो थे इस उत्तरगुप्त वंश के ना एक शक्तिशाली राजाओं में से एक थे, ठीक है। उन्होंने क्या किए थे? बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, बस इसीलिए इनको हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। इसमें लिख लो, मंदार अभिलेख के अनुसार 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। मंदार अभिलेख के अनुसार 3 अश्वमेध, मंदार अभिलेख के अनुसार इन्होंने क्या किया था? 3 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। 3 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ किसी को पता है क्या है? तो एक बार कोशिश करना आंसर देने की, अश्वमेध यज्ञ क्या है? ठीक है, इसके बाद आता है देवगुप्त सेकंड, इनके बाद आते हैं देवगुप्त सेकंड। देवगुप्त सेकंड, देवगुप्त सेकंड का बस एक ये वाला पॉइंट याद रखना कि एक चालुक्य अभिलेख के अनुसार इन्हें, एक चालुक्य अभिलेख के अनुसार, मतलब चालुक्य जो वंश आएगा उनके किसी अभिलेख के अनुसार, चालुक्य अभिलेख अनुसार इन्हें सकलेत्तर सकलनाथ, सकलेत्तर सकलनाथ कहा गया है। सकलेत्तर सकलनाथ कहा गया है। सकलेत्तर सकलनाथ कहा गया है। सकलेत्तर सकलनाथ कहा गया है, ठीक है। ठीक है, एक और लिख लो, जीवित गुप्त। जीवित गुप्त, ये जीवित गुप्त द्वितीय है। इसमें लिख लो, वागपति के गौड़वहो, वागपति इनकी रचना थी गौड़वहो। गौ, एक बार उसको अच्छे से लिख लेते हैं, गौड़वहो, गौड़वहो, वागपति की गौड़वहो रचना के अनुसार क्या था? यशोवर्मन नाम के एक राजा आएंगे जो हम पढ़ेंगे आगे में, यशोवर्मन, इन्होंने क्या किया था? इस जीवित गुप्त को पराजित किया था और पूर्ण रूपेण ये क्या था? उत्तर गुप्त काल जो है क्या होता है? पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। वागपति के गौड़वहो के अनुसार यशोवर्मन ने इसे क्या किया था? पराजित किया था और इस प्रकार पूरा क्या होता है? परवर्ती गुप्त राज्य का पूरी तरह से क्या हो जाता है? सफाया हो जाता है। फिर से एक बार देख लो, उत्तर गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त थे, क्लियर है। इसमें आपको क्या याद रखना है? सिर्फ देवगुप्त और जीवगुप्त, आदित्य सेन, दामोदर गुप्त, ये सब किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। देवगुप्त सेकंड, चालुक्य अभिलेख के अनुसार इन्हें क्या कहा था? सकलेत्तर सकलनाथ, मतलब सभी को पालने वाला, ये सब टाइप की इनको संज्ञा दी गई थी। जीवित गुप्त द्वितीय, इसलिए क्योंकि इन्होंने, यशोवर्मन ने इसको हराया था और पूरी तरह से परवर्ती गुप्त काल का क्या कर दिया था? सत्ता को जड़ से फेंक दिया था। मतलब अब गुप्तों का नामो निशान इन्होंने क्या किया था? खत्म कर दिया था पूरी तरह से, क्लियर है। चलो अब तुरंत आ जाओ पुष्यभूति वंश, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्धन वंश, ठीक है। पुष्यभूति वंश, इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्धन वंश। तो जो लोग बोर्ड देख के लिख रहे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट कर लो, जो बोर्ड देख के लिख रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, चलो मैं मिटा रहा हूं बोर्ड वाला उत्तरगुप्त काल को, उत्तरगुप्त वंश को मैं मिटा रहा हूं। हेडिंग डाल लो पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश को आप इंपॉर्टेंट स्टार मार्क लगा के रखना। अगर गुप्तोत्तर काल से क्वेश्चन आएगा तो 100% केवल इसी वंश से आएगा, ठीक है। किस्मत खराब रहती है तो कहीं से भी आ जाता है, बट प्री डिसाइडेड रहता है कि अगर गुप्तोत्तर से क्वेश्चन आएगा तो पुष्यभूति वंश से ही आएगा, ठीक है। तो इस वंश को आप एकदम से कंठस्थ करके रखना।
ठीक है, चलो लिख लो, अगला वंश का हेडिंग डाल लो, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, क्लियर है। चलो अभी मैं ऐसा कर रहा हूं, बोर्ड में लिखा रहा हूं और मैं लिखने वाले टोन में आपको बोल रहा हूं, धीरे धीरे तो आप लिखते जाओ, मैं डेफिनेटली इसको लिखाने के पूरे बात समझाऊंगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होना कि सर क्या नए नए वर्ड आ रहे हैं, हम याद नहीं होगा, लिख नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रही कहानी, कंफ्यूज मत होना, है ना, सबको कोरिलेट करेंगे उसको। चलो सबसे पहले लिखो, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात ये जो पुष्यभूति वंश जो है ना, ये गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हरियाणा के पास, है ना, हरियाणा, देखो मतलब गुप्त साम्राज्य कितना बड़ा था कि उसको खत्म हुआ तो एक तरफ कोई मौखरी वंश की नींव रख रहा है, एक तरफ कोई मैत्रक वंश की नींव रख रहा है, एक तरफ कोई पुष्यभूति वंश की नींव रख रहा है, मतलब गुप्त साम्राज्य टुकड़ों में बढ़ गया था गुप्तोत्तर काल में, है ना। शासन का बागडोर हटा और बाकी लोग अपनी स्वतंत्र राज्यों की क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात, पतन के बाद हरियाणा के पास इन्होंने क्या रखा, मैत्रक वंश, पुष्यभूति वंश की नींव रखी। याद रखना इनकी राजधानी थानेश्वर थी, ठीक है, इनकी राजधानी थानेश्वर थी, राजधानी पूछ चुका है, राजधानी थानेश्वर थी, याद रखना, इसलिए राजधानी थानेश्वर थी, राजधानी थानेश्वर थी, क्लियर है। इनकी राजधानी क्या थी, थानेश्वर थी, क्लियर है। अब पुष्यभूति वंश, इसका पुष्यभूति नाम क्यों पड़ा, तो फिर से हम आते हैं क्या, बाणभट्ट। बाणभट्ट, बाणभट्ट क्या है, ये भी एक साहित्यकार हैं और इनकी रचना का नाम, इनकी रचना भी फेमस है, हर्षचरित वगैरह। तो बाणभट्ट के अनुसार इस वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति स्वयं थे, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा, पुष्यभूति वंश, क्लियर है। तो लिख लो, बाणभट्ट के अनुसार, बाणभट्ट के अनुसार संस्थापक कौन थे, स्वयं पुष्यभूति थे, ठीक है, पुष्यभूति थे, पुष्यभूति थे। अब फिर से मैं पीछे वाली कहानी में जा रहा हूं, पीछे वाले कहानी में जा रहा हूं, पीछे वाले कहानी में मैं किसकी बात करूंगा, सर्ववर्मन की कि गृहवर्मन की, एक बार सोचो, पीछे वाले कहानी में मैं किसकी बात करूंगा, सर्ववर्मन की कि गृहवर्मन की, सर्ववर्मन की। तो जो हम इसमें देखे थे ना मौखरी वंश में सर्ववर्मन नाम के एक राजा, तो सर्ववर्मन नाम के राजा पुष्यभूति के साथ मिलके परमानेंटली हूणों को पराजित करते हैं, तो ये यही वाले पुष्यभूति थे, क्लियर है। यही वाले पुष्यभूति के साथ सर्ववर्मन मिलते हैं और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हूणों को कंप्लीटली यहां से क्या करते हैं, भगाते हैं। तो समझ में आ गया कौन से वाले पुष्यभूति थे, ये इसी वंश वाले पुष्यभूति थे और ये यही थे, ठीक है। तो बाणभट्ट के अनुसार इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इसीलिए इस वंश का नाम क्या पड़ा, पुष्यभूति वंश, क्लियर है। पुष्यभूति वंश को एक और नाम से भी बोलते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इसको वर्धन वंश भी कहा जाता है, वर्धन वंश भी संज्ञा दी गई है ना इस वंश को, पुष्यभूति वंश भी कहते हैं और वर्धन वंश भी कहते हैं, क्लियर। चलो तीसरा इसमें पॉइंट लिखो। अब ये बाणभट्ट है ना, इन्हीं की एक रचना है जिसका नाम है हर्षचरित, हर्षचरित। और इस रचना के अनुसार क्या होता है, इस वंश के चौथे नंबर के शासक कौन बनते हैं, प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन, ठीक है, प्रभाकर वर्धन क्या बनते हैं, इस वंश के चौथे राजा बनते हैं, क्लियर है सबको, याद रखना। प्रभाकर वर्धन जो रहते हैं इस वंश के क्या करते हैं, चौथे मतलब चौथे शासक बनते हैं, एक राजा फिर एक फिर एक फिर एक, तो चौथे नंबर में बनते हैं प्रभाकर वर्धन, ठीक है। ये परम भट्टारक, ये सारी चीज की ये उपाधि धारण करते हैं, बट उपाधियों से आपको नहीं लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होता है, इनकी चार संतानें होती हैं,
प्रभाकर वर्तन की 4 संतानें रहती है, जिनमें से 3 पुत्र रहते हैं और एक पुत्री रहती है। एक पुत्र का नाम रहता है राज्यवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम रहता है हर्षवर्धन, तीसरे पुत्र का नाम रहता है कृष्णवर्धन और पुत्री का नाम रहता है राजश्री। तो इन तीनों चारों के नाम को लिख लो। पहले वाले पुत्र का नाम रहता है राज्यवर्धन, दूसरे वाले पुत्र का नाम रहता है हर्षवर्धन, तीसरे वाले का नाम रहता है कृष्णवर्धन और एक पुत्री रहती है जिसका नाम क्या रहता है, राजश्री। और ये वही राजश्री है जिसका विवाह किससे हुआ था, मौखरी वंश के शासक, याद आ रहा है, मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और इन्हीं के पति को कौन मार देता है, गौड़ का शासक शशांक। गौड़ एक अलग, ये छोटा सा वो टूटेगा जिसका राजे का नाम रहता है शशांक, और वो चंचल किस्म का और वो थोड़ा सा लड़ाकू प्रवृत्ति का रहता है, हर किसी के साथ बैरी मोल लेता है और उसी में चलते फिरते क्या करता है, राजश्री के प्रति यानी कि गृहवर्मन का क्या कर देता है, वो खत्म कर देता है। ठीक है, तो मौखरी वंश फिर किस में मिल जाता है, पुष्यभूति वंश में। क्लियर है ना यहां पे। चलो अगला पॉइंट लिखो, राजश्री का विवाह कन्नौज में हुआ था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो। राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ था। कन्नौज के शासक गृहवर्मन के साथ हुआ। ठीक है, अगर मैं पूरा सेंटेंस ना लिखूं तो आप उसको कंप्लीट करना। ठीक है, और ये जो प्रभाकर वर्धन था ना, ये भी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा शक्तिशाली राजा था, जिसके बहुत से विजयों का वर्णन किसमें मिलता है आपको, विजयों का वर्णन आपको मिलेगा बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में, आपको इसके विजयों का वर्णन भी मिल जाएगा। मतलब अभी हम प्रभाकर वर्धन की बात कर रहे हैं ना, प्रभाकर वर्धन की विजयों का वर्णन बाण भट्ट की हर्ष चरित्र में मिल जाएगा। उसके 4 बच्चे थे, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, कृष्णवर्धन और पुत्री थी राजश्री। ये वही राजश्री है जिसका मौखरी शासक गृहवर्मन के साथ विवाह हुआ था और गृहवर्मन को कौन मार देता है, शशांक मार देता है। ठीक है, यहां पे अब क्या होता है, अब ये जो रहते हैं प्रभाकर वर्धन की ना मृत्यु हो जाती है। अब ठीक है, मतलब मृत्यु तो निश्चित है, हर किसी की होनी है। एक टाइम के बाद प्रभाकर वर्धन की जब मृत्यु होती है तो इनका सबसे बड़ा पुत्र रहता है राज्यवर्धन। तो ये राज्यवर्धन क्या बनता है, शासक बनता है। क्लियर है। जैसे ही प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होती है, उनका सबसे बड़ा पुत्र यानी कि राज्यवर्धन क्या बनता है, शासक बन जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही ये राज्यवर्धन शासक बनता है ना, जैसे ही ये राज्यवर्धन शासक बनता है, मालवा का एक राजा रहता है देवगुप्त। मालवा के शासक देवगुप्त के साथ इसका क्या होता है, लड़ाई हो जाता है। मालवा के शासक देवगुप्त के साथ लड़ाई होता है। ये देवगुप्त जो रहता है ना, इसको राज्यवर्धन के राज्य को अपने आप में मिलाना चाहता है, इसलिए वो मालवा कूच कर जाते हैं, मतलब चले जाते हैं कि मैं देवगुप्त को हरा दूं करके। ठीक है, अब क्या होता है, देवगुप्त को हरा भी देते हैं, लेकिन जब वापस आते रहते हैं ना, तो यही शशांक फिर से मिलता है रास्ते में, किनको, राज्यवर्धन को, और धोखे से कोई और समझ के क्या करता है, राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है। क्लियर है। धोखे से क्या समझता है, राज्यवर्धन को कोई और समझ लेता है और राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है। तो एक ही हिसाब से देखा जाए तो क्या किया, शशांक ने दामाद की भी हत्या कर दी प्रभाकर वर्धन के, और बड़े पुत्र की भी हत्या कर दी। क्लियर है, सबको कहानी समझ में आ रही है। शशांक, याद रखना, शशांक नाम बार बार आएगा, है ना, और ये गौड़ का शासक है। ठीक है, तो क्या होता है, अब मालवा के शासक देवगुप्त से लड़ाई करने जाता है, लड़ाई करके आते टाइम क्या करता है, शशांक रास्ते में इनकी हत्या कर देता है। अब जब हत्या कर देता है तो उनके दूसरे नंबर के भाई यानी कि हर्षवर्धन उस समय केवल 16 वर्ष के रहते हैं। हर्षवर्धन कितने वर्ष के रहते हैं, 16 वर्ष के रहते हैं। तो हर्षवर्धन जब शासक बनते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, वो धर्म की किताबें, चीनी यात्री हेनसांग जो आया था ना, उसका विवरण और बाकी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और उनको अपने अंदर आत्मसात करते हैं। उसके बाद इन्होंने सबसे पहला अभियान चलाया
और उनका पहला अभियान ही यही था कि मैं अपने जीजू के मरने का बदला, मैं अपने बड़े भाई के मरने का बदला लूंगा। यानी कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहले शशांक को मारूंगा। इनका सबसे पहला लक्ष्य यही बन जाता है हर्षवर्धन का कि मैं अब सबसे पहले तो कुछ हो या ना हो शशांक को मार के आऊंगा। क्लियर है ये कहानी? तो ये सबसे पहला अभियान किसके खिलाफ शुरू करते हैं? गौड़ शासक शशांक के खिलाफ। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, ये कहानी मैं आपको बता दिया हूं। मैं लिखने वाला पॉइंट देख रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है जो मैं बोर्ड में लिखूं आपके लिए, है ना। कहानी आपको ये क्लियर है, और वही याद रखना, कहानी ही आपको क्या करेगी, चीजों को याद रखाएगी। ठीक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है ना। तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, उसके शशांक के खिलाफ अभियान करते हैं, और शशांक की राजधानी को पूरा क्या करते हैं, गौड़ को पूरा तहस नहस कर देते हैं, मतलब पूरी तरह से वो कर देते हैं, और शशांक को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। अब एक और चीज शशांक के बारे में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको लिख के रखना है और याद करके रखना है। शशांक जो था वो बौद्ध धर्म से अत्यधिक चिढ़ता था। ठीक है, मैं अब इसको लिख दे रहा हूं। ठीक है, राज्यवर्धन, राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद कौन बनता है फिर? हर्षवर्धन बनते हैं। हर्षवर्धन बनते हैं 16 साल की उम्र में। पहला अभियान किसके खिलाफ करते हैं? शशांक के खिलाफ करते हैं। राजधानी को तहस नहस कर देते हैं शशांक की। क्लियर है? और शशांक की राजधानी तहस नहस कर देते हैं। शशांक के बारे में आपको बस थोड़ी सी चीजें यहीं पे लिख लो, जब हम गौड़ राज्य में जाएंगे तो उसको आराम से पढ़ लेंगे। शशांक के बारे में आप ये लिख लो, ये बुद्ध धर्म के क्या था? बुद्ध धर्म के सख्त खिलाफ था। ठीक है, बुद्ध धर्म के सख्त खिलाफ था। ठीक है, बुद्ध धर्म के सख्त खिलाफ था। इसने क्या किया था, जो हम पढ़े थे ना, भगवान बुद्ध जो है बोधि वृक्ष के नीचे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ये वो, तो वो उस वृक्ष को कटवा देता है। मतलब इतना ज्यादा चिढ़ता था शशांक। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ये वही वाला है जो क्या करता है, बोधि वृक्ष को क्या करता है, कटवा देता है। बोधि वृक्ष को क्या करता है, कटवा देता है। एक और चीज करता है, पाटलिपुत्र के पास या उसी के आसपास वाले एरिया में क्या रहता है, गौतम बुद्ध जब आए रहते हैं तो उनके पद चिन्ह जो रहते हैं ना, किसी पत्थर में अंकित रहते हैं। तो वो बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से इतना चिढ़ता है कि उन पत्थरों को क्या करता है, नदी में फेंकवा देता है। क्लियर है? तो बौद्ध के पद चिन्ह, बौद्ध के मतलब गौतम बुद्ध के, है ना, बुद्ध के पद चिन्ह वाले पत्थरों को क्या करता है, नदी में फेंकवा देता है। वाले पत्थर को क्या करता है, नदी में फेंकवा देता है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो बौद्ध धर्म से कितना चिढ़ता था। क्लियर है? ठीक है, अब यहीं पे हमारे पास क्या है, हर्षवर्धन। ये जो हर्षवर्धन है, जो इस शशांक को हराए हैं, वो क्या रहते हैं, वो लिबरल रहते हैं। उनके दिमाग मतलब उनके राज दरबार में सभी धर्म रहता है। हिंदू भी था, अजीवक भी था, शैव मत के अनुयायी भी थे, और बौद्ध मत के अनुयायी भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन के अंतिम चरणों में, यानी जीवन के अंतिम पलों में जब हर्षवर्धन रहते हैं, वो भी क्या करते हैं, बौद्ध धर्म की शरण में चले जाते हैं, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या करते हैं, अभियान भी चलाते हैं, और बौद्ध धर्म के लिए, विकास के लिए ये काम भी करते हैं। हर्षवर्धन को एकदम से याद रखना। शशांक आपके कहानी में 3 बार नई एंट्री हुई है, गौड़ का शासक है, इसको भी आप ध्यान में रखना। शशांक ने किसको मारा सबसे पहले, याद रखना, गृहवर्मन को मारा, जो कि प्रभाकर वर्धन का क्या था, दामाद था। उसके बाद किसको मारता है, प्रभाकर वर्धन के बेटे राज्यवर्धन को भी मार देता है। और अपने जीजू और भाई का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन फिर क्या करता है, शशांक के ऊपर आक्रमण करता है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलो, चलो अभी
अभी इतना जो लिखे है ना इसको समझा दे रहा हूं, फिर मैं मिटा दूंगा, है ना। तो जो लोग साइन लैंग्वेज में देख रहे हैं वो एक बार थोड़ा सा आ जाए क्लास में, मैम उसको ट्रांसलेट कर रही है, इसके तुरंत बाद मैं मिटार के आगे का बताऊंगा, है ना। तो जो सुन रहे हैं उनको तो समझ में आ गया, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। क्या होता है पुष्यभूति वंश? पुष्यभूति वंश की स्थापना जो है पुष्यभूति नामक शासक करता है, इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ जाता है? पुष्यभूति वंश। क्लियर है? और इस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं, ये भी नाम याद रखना। इस वंश को वर्धन वंश भी कहते हैं, ये याद रखना। अब गुप्त साम्राज्य के पतन के टाइम जब पतन हो गया था तो हरियाणा का एक इलाका था, उधर इनका ये क्या था? वंश चलता है पुष्यभूति वंश, और इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। मैं एक बार बीच में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, गुलनाज मैम की क्लास थोड़ी सी 5 मिनट लेट स्टार्ट होगी, है ना। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसको खत्म करके ही अपन जाएंगे, ठीक है। तो उनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। क्लियर है? उनकी राजधानी थानेश्वर थी। अब क्या होता है, ये पुष्यभूति वंश का शासक पहला वाला क्या रहता है? पुष्यभूति ही रहता है। ये कौन सा वाला पुष्यभूति रहता है? याद रखना, ये वो वाला पुष्यभूति रहता है जो मौखरी के शासक सर्ववर्मन के साथ मिलके क्या करते हैं? हूणों को पराजित करते हैं। ये वही वाले रहते हैं। क्लियर है? हूणों को पराजित करते हैं। अब क्या होता है, पुष्यभूति के 3 राजाओं के बाद चौथे नंबर पे एक शासक बनते हैं जिनका नाम रहता है प्रभाकर वर्धन। चौथे नंबर के शासक बनते हैं प्रभाकर वर्धन। क्लियर है? ये प्रभाकर वर्धन जो रहते हैं ना, ये बहुत शक्तिशाली रहते हैं, इनको बहुत सी उपाधियां मिलती है, ये बहुत सारे जगह अपने राज्य का क्या करते हैं? विस्तार करते हैं। और इनकी 4 औलादें रहती है, जिनमें से 3 पुत्र रहते हैं और 1 पुत्री रहती है। क्लियर है? इनके पहले पुत्र का नाम रहता है राज्यवर्धन, दूसरे पुत्र का नाम रहता है हर्षवर्धन, तीसरे पुत्र का नाम रहता है कृष्णवर्धन, और पुत्री का नाम रहता है राजश्री। क्लियर है सबको? पुत्री का नाम रहता है राजश्री। क्लियर है सबको? अब क्या होता है, ये पुत्री की शादी मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन के साथ करते हैं। और ये जो एक गौड़ का शासक है शशांक, ये नई एंट्री हो रही है कहानी में, याद रखना। एक गौड़ का शासक है शशांक, वो क्या करता है? गृहवर्मन की हत्या करवा देता है। गृहवर्मन की खुद हत्या कर देता है या करवा देता है। तो क्या होता है, राजश्री क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। और ये मौखरी वंश किस में मिल जाता है? पुष्यभूति वंश में मिल जाता है। ये वाली कहानी क्लियर हो गई? एक साथ 2-3 स्टोरी यहां पे चलती है, ठीक है। तो मौखरी वंश किस में मिल गया? हर्ष के पुष्यभूति वंश में, ठीक है। अब प्रभाकर वर्धन क्या होता है, बूढ़े हो जाते हैं और एक टाइम के बाद क्या है, मृत्यु निश्चित है। और प्रभाकर वर्धन की जैसी मृत्यु होती है, उनका ज्येष्ठ पुत्र यानी कि बड़ा पुत्र राज्यवर्धन क्या बनता है? शासक बनता है। उसी समय क्या होता है, मालवा के एक शासक जिसका नाम रहता है देवगुप्त, वो इनके लिए क्या थे? गले की फांस की तरह चुभ रहे थे और इनके ऊपर आक्रमण कर सकते थे। तो ये क्या करते हैं, राज्यवर्धन तुरंत जाते हैं देवगुप्त से लड़ाई करने, और जब लड़ाई करके वापस आते रहते हैं उसको पराजित करके, रास्ते में फिर से मिल जाता है शशांक और धोखे से क्या करता है, राज्यवर्धन की भी हत्या कर देता है। अब राज्यवर्धन की हत्या होते ही साथ वहां का पद क्या होता है, शासक का, रिक्त होता है। तो 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को, मतलब राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्षवर्धन क्या बनते हैं, इस पुष्यभूति वंश के शासक बनते हैं। तो हर्षवर्धन सबसे पहले कुछ भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, धर्म के ग्रंथों की पुस्तक को उठाते हैं, चीनी यात्रियों के वर्णन को उठाते हैं, उनके वितरण को उठाते हैं, और हर चीज़ों से क्या करते हैं, अपने साम्राज्य को, आसपास हर चीज़ को क्या करते हैं, पहले गूढ़ तरीके से समझते हैं। और इन चीज़ों को समझने के बाद सबसे पहला अभियान शुरू करते हैं शशांक के खिलाफ। कौन सा शशांक? जिसने उनके बड़े भाई और दामाद को क्या किया था, खत्म किया था। तो ये शशांक के खिलाफ अभियान करते हैं और संभवतः उनसे क्या करते हैं, बदला ले ही लेते हैं, उसको मार देते हैं, जो भी कर देते हैं उससे बदला ले लेते हैं। अब शशांक के बारे में 2 पॉइंट आप याद रखना, ये बुद्ध धर्म के खिलाफ था, बौद्ध लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, इतना चिढ़ता था कि इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, और साथ ही जो गौतम बुद्ध के पद चिन्ह वाले पत्थर थे, उन पत्थरों को भी क्या किया था, नदी में बहा दिया था या फेंक दिया था। क्लियर है यहां तक? चलो, तो अभी लिखाता नहीं हूं, कहानी को कंटिन्यू करके आगे ही समझा देता हूं,
ठीक है, तो क्या किया था, उन पत्थरों को भी फेंक दिया था। अब क्या है, ये हर्षवर्धन जो है ना अपने साम्राज्य को विस्तार करने की नीति को आगे बढ़ाते हैं। पहले नीति में सक्सेस हो गए थे, उन्होंने शशांक को हरा दिया था और भी कुछ जगहों में आक्रमण करते हैं और बाकी लोगों को हरा देते हैं। लेकिन जब ये दक्षिण की तरफ जाते हैं तो इनका लड़ाई होता है पुलकेशिन द्वितीय के साथ। इस हर्षवर्धन की लड़ाई होती है पुलकेशिन द्वितीय के साथ, और पुलकेशिन द्वितीय से क्या होते हैं, ये पराजित हो जाते हैं। पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हो जाते हैं और ये वापस क्या करते हैं, अपने राज्य में आ जाते हैं। क्लियर है, नीचे दक्षिण की तरफ ये आक्रमण करके अपने राज्य का विस्तार करना जब चाहते थे तो इनकी मुलाकात होती है पुलकेशिन द्वितीय से, मतलब इनका युद्ध होता है और संभवतः पुलकेशिन द्वितीय क्या करता है, इस हर्षवर्धन को क्या करता है, पराजित कर देता है और इन्हें वापस क्या करना पड़ता है, अपने साम्राज्य में आ जाना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद हर्षगुप्त के लिए बहुत सारी क्या है, शब्दावलियां दी गई है, तो आप उन शब्दावलियों को याद कर लें, लिख लें। और वो ये है, दक्षिणी अभियान से ज्ञात होता है, दक्षिणी भारत के अभियानों से ज्ञात होता है कि ये जो हर्षवर्धन है, दक्षिणी अभियानों से ज्ञात होता है कि ये हर्षवर्धन जो है उत्तरापथ स्वामी था, मतलब उत्तर में पूरा इसका क्या था, अधिकार हो गया था, उत्तर के राज्यों का ये क्या था, स्वामी था। लिख लो, दक्षिणी अभियान से यह ज्ञात होता है कि हर्ष उत्तरापथ स्वामी था। ठीक है, और एक और लिख लो, हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक तथा मगध नरेश की भी उपाधि धारण की थी। इसने परम भट्टारक तथा मगध के नरेश की भी उपाधि धारण की थी। यहां तक सबको क्लियर है? देखो, अभी मैं बोर्ड में नहीं लिखा रहा हूं, मैं केवल बोल रहा हूं, आप लिखते जाना। अगर किसी का छूटेगा ना तो वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना। मैम उस चीज को तुरंत साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रही हैं, तो जो देख के लिखते हैं वो भी मैम की लैंग्वेज को समझ के तुरंत लिखते चले। क्लियर है? चलो, इसी में लिखो, इसी में आगे लिखो, हर्ष के राजवंश में सदस्य अपने धार्मिक मतों को लेकर क्या थे, स्वतंत्र थे। मतलब हर्ष के राज्य में जितने भी सदस्य, मंत्री या कोई भी थे, सभी को अपने धार्मिक आचरण की क्या थी, स्वतंत्रता थी। क्लियर है? सभी को स्वतंत्रता थी धार्मिक आचरण की। कोई हिंदू धर्म को लेके चलता था, कोई शैव धर्म का अनुयायी था, कोई वैष्णव धर्म का अनुयायी था। शुरू में ये जो हर्ष रहते हैं वे स्वयं भी क्या करते हैं, वैष्णव, शिव, ये सभी धर्म को लेके चलते हैं। और जीवन के अंतिम क्षणों में ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन भी क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। क्लियर है? और याद रखना, बौद्ध धर्म के महायान शाखा, बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपनाते हैं, बौद्ध धर्म के महायान शाखा। ठीक है? ठीक है सबको? ठीक है सबको? अब इसी में अब क्या है, अब यहां तक के हर्षवर्धन के बारे में हम सारी चीजें लिख लिए हैं। अब हर्षवर्धन के टाइम में एक और चीज होता है, चीनी यात्री जैसे उनका यात्रा वृतांत है, तो 2 लाइन उनके बारे में लिख लेते हैं। और हर्षवर्धन के टाइम में चित्रकला, ये सब हम कला संस्कृति में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना, 1 लाइन लिखते हुए चलो, है ना, तो ये वाला पूरा वंश क्या है, खत्म हो जाएगा। चलो, सबसे पहले चित्रकला लिख लो। अजंता की गुफा नंबर 1 और 2, अजंता की गुफा नंबर 1 और 2 में हमें एक ऐसा चित्र मिलता है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय, अजंता की गुफा नंबर 1 और 2 में ऐसा देखने को मिलता है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय फारस के सम्राट के सामने खड़ा है, फारस के सम्राट के सामने खड़ा है। इसमें बुद्ध, पशु पक्षी से संबंधित अन्य चित्रकारी भी देखने को मिलती है। डिटेल हम पढ़ेंगे, इतना अभी यहीं पे लिख लो। तुरंत एक हेडिंग डाल लो साइड में, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग। इसमें पहला लिखो,
इसमें पहला लिखो ह्वेनसांग, हेमसांग के अंदर में पहला पॉइंट डालना। चीनी यात्री ने हर्ष के काल में, चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के काल में भारत में यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के काल में क्या की? यात्रा की। और इसने अपनी यात्रा 629 ईस्वी से प्रारंभ की थी। इसने अपनी यात्रा 629 ईस्वी से प्रारंभ की थी और वो समरकंद, पाकिस्तान, ये वो बहुत से इलाके को क्या किया? घूमा। ठीक है। इसकी यात्रा वृतांत ग्रंथ का नाम है सीयूकी। इसने जो यात्रा किया उस ग्रंथ का नाम है सीयूकी। और आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा, छत्तीसगढ़ में भी सोनी सर ने आपको पढ़ाए हैं कि सीयूकी का ही एक पार्ट क्या है? कियासलो, जिसमें छत्तीसगढ़ का उल्लेख है। क्लियर है? तो इनकी अभी यहां पे आप केवल सीयूकी लिखो, है ना, सीयूकी लिखो, कियासलो मत लिखना, सीयूकी। ठीक है। और एक याद रखना, ये जो ह्वेनसांग आए थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में क्या किया था? एडमिशन लिया था। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था और इन्होंने 1.5 साल तक क्या की थी? योग शास्त्र की ट्रेनिंग ली थी और योग की क्लास यहां से सीख के फिर वो चाइना गए थे। ठीक है। नालंदा में 1.5 साल तक इन्होंने क्या किया था? योग शास्त्र की शिक्षा ली थी। ह्वेनसांग ने नालंदा में 1.5 वर्ष तक योग शास्त्र की शिक्षा ली थी। ठीक है। और याद रखना, हर्ष के दरबार में ना बहुत सारे कवि थे। हर्ष के दरबार में बहुत सारे कवि थे, उनमें से 9 कवि जिनको वो क्या करता था? बहुत महान मानता था। और इन कवियों की रचना को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? जातक कथा में संकलित किया गया है। फिर से याद कर लो, सुन लो। हर्ष के दरबार में बहुत से बड़े विद्वान, साहित्यकार, कलाकार, कवि थे। तो उनमें से 9 कवि ऐसे थे जिनकी बहुत सी रचनाएं हैं और वो महत्वपूर्ण थी, और उन सभी की रचनाओं को जातक माला में संकलित किया गया है। ठीक है। मतलब हर्ष क्या था? कला, संगीत, चित्रकला, ये सब का क्या था? बहुत ज्यादा प्रेमी था और उनको आश्रय दाता भी था। ठीक है। इसकी रचनाओं को कौन कौन से थे मैं एक साथ उसमें लिखवाऊंगा, इसलिए अभी लोड ना लो। ठीक है। बस लास्ट में एग्जाम में आए हुए 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको अभी इसी वक्त लिख लो। ये पूरा हमारा उत्तर गुप्तोत्तर काल खत्म हो जाएगा। महत्वपूर्ण तथ्य में लिखो 1 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट लिखाऊंगा, ये चैप्टर खत्म। सबसे पहले लिखो बाणभट्ट है एक वो है जिन्होंने कादंबरी, ये सारी चीजों की रचना की। अभी मत लिखो इसको। बाणभट्ट ने उज्जैन के निवासियों को करोड़पति की संज्ञा, मतलब करोड़पति कहा है। बाणभट्ट जो थे उनके अनुसार क्या था? उज्जैन के सभी निवासियों के पास क्या था? बहुत पैसा था और वो क्या थे? करोड़पति थे। तो बाणभट्ट ने उज्जैन के निवासियों को क्या कहा है? करोड़पति। ये किसी एग्जाम में आया है, इसको नोट कर लो। उसके बाद लिखो हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय जो है उनके कुलपति कौन थे? तो उनके कुलपति शीलभद्र थे। ठीक है। हर्ष के काल में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे। ठीक है, शीलभद्र थे। और देख लेता हूं कौन सा एग्जाम में आया है। ठीक है, और ज्यादा मत लिखो, एक और बस लिख लो। वाघपति ने गौड़वहो की रचना इन्हीं के शासनकाल में की। वाघपति ने गौड़वहो की रचना हर्ष के काल में ही की है। वाघपति ने गौड़वहो की रचना हर्ष के काल में ही की है। गौड़वहो की रचना इन्हीं के हर्ष के ही काल में की है। मतलब वाघपति एक कवि का नाम है, एक लेखक का नाम है, गौड़वहो उनकी रचना का नाम है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? तो आज हमारा क्या है, मौर्योत्तर काल यहाँ पे गुप्तोत्तर काल हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, जितनी चीज बताया हूं उतनी चीज जहन में रखना। मैक्सिमम अगर गुप्तोत्तर से क्वेश्चन आएगा तो ये हर्ष के काल से ही आएगा, यानी कि जो अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा है। क्लियर है सबको?
अब सैटरडे और फ्राइडे 2 क्लास मेरी और होगी हिस्ट्री की, उसमें फिर पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद आप लोग मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मतलब प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, मध्यकालीन फिर आपको गुलनाज मैम शुरू कराएंगी। उसके बाद मेरे को मैसेज करना मैथ्स का 1 चैप्टर पहले कराऊं कि हिंदी का 2 चैप्टर करवाऊं या जीएस क्या शुरू करना है। क्लियर है? चलो वो आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना। टेलीग्राम का लिंक कहां मिलेगा? ठीक है यशस्वी, मैं टेलीग्राम का लिंक ना एक बार व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, आप जितने लोग हो उसको फिर से कनेक्ट कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम का लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। चलो अभी की क्लास को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूं, कहीं पे मत जाना, ऑनलाइन रहना। 2 मिनट में गुलनाज मैम आपको तुरंत पढ़ाएंगी इंग्लिश, ठीक है? चलो अभी की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। मैम 2 मिनट में आ रही है, आप लोग कहीं जाएंगे नहीं।